हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो अर्थशास्त्र वाला पार्ट है उसके जितने भी चैप्टर हैं, अर्थशास्त्र में जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, हर एक टाइप के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति का आय बहुत ही ज़्यादा अधिक है। आय का मतलब होता है इनकम, तो जो प्रत्येक व्यक्ति का जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है किस राज्य में। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मेघालय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से किस राज्य की जो प्रत्येक व्यक्ति की इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हरियाणा। इनमें से जो है हरियाणा की प्रत्येक व्यक्ति की आय बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। ध्यान से देखिएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। ऑप्शन ए है रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, ऑप्शन सी है उद्यमों में स्वामित्व, ऑप्शन डी है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। इसका सही आंसर क्या होगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। इसका सही आंसर होगा उद्यमों में स्वामित्व। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उद्यमों में स्वामित्व। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई। एक्ट मतलब होता है योजना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2000। किस वर्ष में चलाई गई थी ये योजना। इसका सही आंसर है 2005। ठीक है, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई थी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वाशिंगटन, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर है जिनेवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1985 और ऑप्शन डी है 1986। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। इसका सही आंसर है 1986। ठीक है, 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न अर्थशास्त्र वाले पार्ट का। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र के हर एक चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, एक भी चैप्टर मिस नहीं है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम होने के दो मुख्य कारण अग्रवत है। ठीक है, केरल में जो अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण है
केरल की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। ठीक है, केरल की जो साक्षरता दर है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है केरल में निविल उपस्थिति अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। ठीक है, दूसरा कारण जो है केरल में निविल उपस्थिति अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित करना है। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर है संगठित क्षेत्र से तात्पर्य उन उद्यमों अथवा कार्य स्थानों से है जहां रोजगार की अवधि नियमित है। ठीक है, संगठित क्षेत्र से तात्पर्य उन उद्यमों अथवा कार्य स्थानों से है जहां रोजगार की अवधि नियमित है। ठीक है, रोजगार की अवधि यहाँ पे नियमित होती है संगठित क्षेत्र में। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ठीक है, जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। ठीक है, जो संगठित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जहाँ पे कार्य स्थान है वहाँ का रोजगार अवधि नियमित होता है और क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है संगठित क्षेत्र। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देख के और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर सब कुछ समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या होता है ये आपको बताना है। इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ध्येय मतलब होता है श्रेय। विकसित देशों की पहल पर शुरू विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को लागू करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को लागू करता है। ठीक है, समझ में आ गया? जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही आप आंसर में लिखिएगा। ये नहीं कि उसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में लिखने लगें। डिटेल में लिखने लगेंगे तो फालतू का आपका टाइम बर्बाद होगा और नंबर उतना ही मिलेगा। तो इसके बढ़िया है कि जितना पूछा जाए उतना ही आप लिखिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो यहाँ पे हमने विश्व व्यापार संगठन बता दिया। अब इससे विश्व व्यापार संगठन में जितना कुछ होता है हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना बता दीजिए कि विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है बस इतना ही लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं। सन 1986 को इसी दिन यानी कि 1986 ईस्वी को इसी दिन यानी 24 दिसंबर के दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया?
तो फ्रेंड्स ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सभी को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आई होप आपको सभी के क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या करें। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण देकर व्याख्या करें। ठीक है, शहर से और ग्रामीण क्षेत्र से दोनों से उदाहरण देकर यहाँ पे व्याख्या करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसका आंसर थोड़ा लंबा होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यह होता है, अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, भारत के गांव में, भारत के जो गांव होती हैं वहाँ पे जो कृषि क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखते हैं, जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। क्वेश्चन में हमसे ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से दोनों से उदाहरण पूछा गया था। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से उदाहरण है कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य काम नहीं होता। ठीक है, जो भूमि का छोटा सा ही जगह है, भूमि का छोटा सा ही टुकड़ा है, वहाँ पे ढेर सारे श्रमिक काम कर रहे होते हैं। जितने श्रमिक वहाँ पे काम नहीं कर सकते फिर भी उनके पास कोई अन्य काम न होने के कारण वहाँ पे वो काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद शहर से, इसी प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसायों में पाई जाती है। अब यहाँ पे शहरों के उदाहरण जो बताया गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है वो छोटी दुकान, शहर में जो छोटे मोटे दुकान होते हैं या फिर छोटे व्यवसाय होते हैं वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। तो ये है शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसके बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से लिखा गया है आप इसी तरह से लिखिएगा अपने एग्जाम के कॉपी में। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का पूछ दे कि इस चीज़ संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए या फिर किसी भी और चीज़ का पूछ दे कि उसका अंतर लिखने के लिए, तो आप इसी तरह से लिख करके और इस तरह से डिवाइड करके और इसी तरह से लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं कटेगा एग्ज़ाम में। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अंतर लिखने का। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। देख लेते हैं, संगठित क्षेत्रक है और इधर असंगठित क्षेत्रक है। पहला है, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और असंगठित क्षेत्र, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, जो संगठित क्षेत्रक होता है उसका उल्टा असंगठित क्षेत्रक होता है। जो संगठित क्षेत्रक में होता है वो असंगठित क्षेत्रक में वो काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, संगठित क्षेत्र में पंजीकृत होते हैं और असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत नहीं होते हैं। इसी तरह से हम आगे भी देख लेते हैं। इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है और असंगठित क्षेत्र में सरकारी
नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप संगठित क्षेत्र लर्न कर लेते हैं तो असंगठित क्षेत्र अपने आप ही लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा है यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। संगठित क्षेत्र में रोजगार की जो अवधि होती है वो नियमित होती है कि आप इतने ही वर्ष तक काम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है, आप कितने भी अवधि तक, कितने भी साल तक काम कर सकते हैं, कितने भी साल तक रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। चौथा है इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उन्हें संवेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि प्राप्त होता है। और असंगठित क्षेत्र यहाँ पे देख लेते हैं। इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती। यहाँ संवेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि का कोई प्रावधान नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप शुरू से ही देख रहे हैं ना कि संगठित क्षेत्र का उल्टा असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। तो अगर हम संगठित क्षेत्र लर्न कर लिए तो असंगठित क्षेत्र अपने आप ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा संगठित क्षेत्र में क्या होता है और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है और इसका एक लाभ बताना है। ठीक है, इसका आंसर है वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिनमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण के ही कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान होता है। जैसे कि वस्तुएं जो होती हैं वो एक देश से दूसरे देश में निर्यात होती है, आयात होती हैं। उसके बाद सेवाएं भी, तकनीकी भी और श्रम, जैसे कि जो इंडिया के लोग हैं वो विदेश जा कर के काम करते हैं। ऐसे ही हमारा जो श्रम होता है, वस्तुएं होती हैं, वो अन्य देशों के बीच आदान प्रदान होती रहती हैं वैश्वीकरण के ही कारण। ठीक है, इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, जो वैश्वीकरण होता है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, अन्य श्रम का आदान प्रदान होता है, इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। ठीक है, जब वे अपनी इकाइयां, यहाँ पे लिखा गया ना, इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जब वे अपनी इकाइयां सरकार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं तब वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया वैश्वीकरण क्या है और इसका लाभ भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि वैश्वीकरण के ही कारण आज विभिन्न के देशों के बीच वस्तुएं, सेवाएं, तकनीकी, श्रम आदि का आदान प्रदान होता है, यही इसका लाभ है। ठीक है, वैश्वीकरण का यही लाभ होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, आपको इसका उत्तर विस्तृत में देना होगा। हर एक चीज़ इसके बारे में लिखना होगा, व्याख्या करना होगा। ठीक है, तो भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या करना है। जैसे कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से आपको आंसर लिखना है। अगर अति लघुत्तरीय टाइप हो तो उस छोटा लिखेंगे उसका आंसर, उसके बाद लघुत्तरीय हो तो उससे थोड़ा बड़ा लिखेंगे, और दीर्घ उत्तरीय मतलब कि उसका आंसर पूरा विस्तृत में उसके बारे में हर एक चीज़ लिखना। इस तरह से आप अगर आंसर लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा हर एक आंसर पर। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है कि हर एक चीज़ लर्न करते हैं लेकिन उसको काट काट के याद करते हैं। जैसे कि
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो उसको काट के लर्न कर लिया। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको उतना लर्न करना पड़ेगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इसका आंसर। भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं निम्नवत हैं। अब इसको एक एक करके तीनों विशेषताओं के बारे में विस्तार में आपको लिखना होगा कि ये विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बीच क्या होता है। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग के बारे में आपको लिखना होगा कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। इसके बारे में है, इस देश ऐसे उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करता है जिनसे उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। और आगे देख लेते हैं, उस बाजार यानी देश में वह अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है जहां उसे वस्तुओं का सबसे अधिक मूल्य मिलता है, ठीक है। फलस्वरूप वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा विशेषता देख लेते हैं। दूसरा विशेषता है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। अब किस तरह से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है इसके बारे में देख लेते हैं। विदेशी व्यापार के माध्यम से देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल व तकनीकी ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन किस तरह मिलता है, ध्यान से देखिएगा। विदेशी व्यापार के माध्यम से देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल व तकनीकी ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। फलतः देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो समझ में आ गया औद्योगिकरण को प्रोत्साहन किस तरह से मिलता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना में वृद्धि, इसके बारे में देख लेते हैं। विदेश व्यापार के फलस्वरूप विभिन्न देशों के नागरिक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के विचारों एवं दृष्टिकोण से परिचित हो जाते हैं। फलस्वरूप सांस्कृतिक सहयोग एवं परस्पर विश्वास में वृद्धि होती है, ठीक है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि होती है। समझ में आ गया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।